जय हिंद दोस्तों, मैं अतीक अली आप लोगों का अपने YouTube चैनल CWA के बायोलॉजी के दूसरे लेक्चर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम जो है बायोलॉजी पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की, जिसमें हमने पहला लेक्चर पढ़ा था, जिसमें पादप के बारे में हमने क्या किया था, जानकारी हासिल की थी कि पादप क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पुष्पीय पादप नेचर में कैसे आए, क्योंकि पहले चैप्टर का नाम ही है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो हमने ये बताया था कि पुष्पीय पादप कैसे आए। अगर आप लोगों ने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को जरूर देखें। आज जो है हम पुष्प के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा पुष्प की संरचना। आज हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना पढ़ेंगे, क्योंकि जो है पिछले वीडियो में जो है हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है, पादप के बारे में पढ़ लिया है, और ये पढ़ लिया है कि जो पुष्पीय पादप हैं वो नेचर में कैसे आए। तो आज हम पुष्प की संरचना के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, पुष्प की संरचना। फिर हम हेडिंग साफ करते कि थोड़ा बड़ा चित्र जाएगा, है ना। तो आप लोग हेडिंग डालें ना, पुष्प की संरचना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में हम आपको आसान तरीके से पुष्प की संरचना बताएंगे। सबसे पहले देखिए, जो पुष्प होता है कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले देखिए, नीचे का हिस्सा जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से समझेंगे कि नीचे का हिस्सा जो है कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है ना। इस जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको कहा जाता है पुष्पवृंत। ध्यान से समझेंगे, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको कहा जाता है पुष्पवृंत। क्या कहा जाता है, पुष्पवृंत। देखिए, पुष्पवृंत यानी कि पुष्प जो है तने से या कह सकते हैं टहनी से जिस डंडी के सहारे जुड़ा होता है, जिस डाली से डंडी से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत। ये फूल है, ये बीच में डंडी है, इसके सहारे क्या है, फूल जुड़ा होता है किसी भी पौधे से, तो वो होता है पुष्पवृंत, जिससे जुड़ा होता है, ठीक है ना। और जो इसके ऊपर ये वाली जो संरचना होती है, इसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, पुष्पासन। पुष्प आसन जिस पर क्या करता है, पुष्प आसन ग्रहण करता है। पुष्प बैठता है, जिस पर पूरा फूल बैठता है, उसको हम कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुष्पासन, ठीक है ना। जिससे फूल क्या होता है, जुड़ा होता है। जिस डंडी के सारे फूल जो है पौधे से जुड़ा होता है उसे कहते हैं पुष्पवृंत। हमारी डंडी है, इससे फूल जुड़ा है, तो इसे क्या कहेंगे, हम पुष्पवृंत कहेंगे। और जिस पर पुष्प बैठा होगा, आसन ग्रहण करे होगा, उसे क्या कहते हैं, हम पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पासन। और फिर कुछ इसमें इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके से देखेंगे थोड़ा। इसमें क्या होता है, इस तरीके से कुछ संरचना होती है, इसमें जो है कुछ इस तरीके से संरचना होती है जो हरे टाइप की होती है। कैसी होती है, हरे रंग की। इसमें क्या होता है, इस तरीके की इसमें क्या होती है, संरचना बनी होती है। या आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, आप बिल्कुल सिंपल समझिए। क्या करिए, जैसे मान लिया पुष्पासन था ये तुम्हारा, तो क्या तुम्हारा क्या था भैया, पुष्पासन था तुम्हारा। और इसको आप ऐसे करके भी दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से क्या है, ये ऐसे करके आप दिखा सकते हैं इसे, ठीक है ना। ऐसे करके आप जो है आसानी से दिखा सकते हैं। ये जो है इसको कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं, ये होता है पुष्प का बाह्य दल, जो हरे रंग का होता है, जो क्या करता है, कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। जब पुष्प क्या होता है, कलिका अवस्था में होता है, कली होती है, तो देखा होगा फूल जो रेड कलर का या कह सकते हैं रंगीन जो फूल होता है, वो हरे से पार्ट में क्या रहता है, बंद रहता है, देखा ना। वही होता है तुम्हारा बाह्य दल। क्या होता है, बाह्य दल। जैसे कोई पुष्प होता है, आप लोग देखते हो कली होती है, तो कली क्या होती है, जो रंगीन होता है वो हरे कलर के अंदर क्या होता है, बंद होता है। तो जिस हरे रंग के अंदर बंद होता है उस हरे रंग को क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, ठीक है ना। और एक है तो बाह्य दल, अगर ज्यादा है तो कहेंगे बाह्य दल पुंज। क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे हम,
बाह्य दलपुंज कहेंगे। ठीक है ना, एक हो गया पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, है ना। अगर एक है तो बाह्य दल, दूसरा हुआ तो ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, बाह्य दल पुंज हो जाएगा। और फिर इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से क्या होती है, रंगीन इसमें क्या होती है, इस तरीके से कह सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, रंगीन जो है, इसमें रंगीन जो है पत्तियां होती हैं, क्या होती भी है, इसमें रंगीन पत्तियां होती हैं। देखो तुमको हम समझाने के लिए बिल्कुल चित्र थोड़ा बनाएंगे इसमें, ताकि इसके अंदर के जो पार्ट आसानी से आप लोग समझ सके। बिल्कुल थोड़ा करके हम देख लें कि ऐसे मान लिया कि इसमें क्या है, रंगीन क्या होती है, ये पत्तियां इस तरीके से इसमें क्या होती है, रंगीन पत्तियां होती हैं। आप समझ जाइएगा, है ना, क्योंकि पूरा बनाएंगे तो इसके अंदर का जो है वो आप लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है ना, ये मान लिया क्या इसकी पत्तियां हैं, समझेंगे। ये रंगीन होती है, कैसी होती है, रंगीन। इसको हम कहते हैं दल, क्या कहते हैं, दल। अगर एक पत्ती हुई थी दल, और अगर ज्यादा हुई तो उसको हम कहते हैं दलपुंज। क्या कहेंगे, एक हुई तो दल, ज्यादा हुई तो उसको हम क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान से समझे, थोड़ा और अच्छा कर लीजिए। देखिए पूरा हम जो है फूल की तरह नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमको इसके बीच के पार्ट पढ़ने हैं। अगर हम जो है ऐसा करेंगे, इसके बीच में पत्तियां बना देंगे, तो क्या होगा कि आपका चित्र थोड़ा गंदा हो जाएगा, समझिए अच्छे से नहीं आएगा। तो ये आप मान लीजिए कि हमारे फूल की पत्तियां हैं। समझेंगे फिर से, जो पुष्प होता है उस पे, पुष्प के सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, जिससे क्या होता है, पुष्प किसी पौधे से जुड़ा होता है। जिस डंडी से पुष्प किसी पौधे से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं पुष्पवृंत। और पुष्प जिस पर आसन ग्रहण कर रहता है, जो आगे चल करके क्या होता है, थोड़ा आपने देखा होगा पुष्प में होता है, उसे हम कहते हैं पुष्पासन, जिसमें पूरा पुष्प क्या होता है, बैठा होता है, जिसके सहारे क्या होता है, पुष्प टिका होता है। फिर उसके आगे क्या होता है, तुम्हारे ये जो है इस तरीके से हर एक टाइप के देखे होंगे, बाह्य दल निकले होते हैं। एक हुआ तो बाह्य दल, ज्यादा हुए तो बाह्य दल पुंज, है ना, जो क्या करते हैं, कलिका अवस्था में पुष्प की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद ये ऊपर आपकी रंगीन पत्तियां होती हैं, ये रंगीन इसमें होते ना, इन रंगीन पत्तियों को हम कहते हैं दल या फिर दलपुंज। एक हुई तो दल, ज्यादा हुई तो क्या कहेंगे, इसको हम दलपुंज क्या कहेंगे, एक हुई तो दल, ज्यादा हुई तो क्या कहेंगे, दलपुंज कहेंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताओ आगे बढ़ा जाए। फिर चलिए बढ़ते आगे। फिर देखिए क्या होता है इसमें, ध्यान से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। थोड़ा जो है हम ध्यान से समझेंगे। देखिए आर्ट हमारी अच्छी है नहीं, ज्यादा ज्यादा का बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो हम ऐसे बना रहे हैं, आप लोग समझ लेना थोड़ा भैया, है ना, थोड़ा जो क्या करना, आप लोग समझ जाना। ठीक है ना भैया। ये अगर इस पूरे का अगर हम नाम दें, अगर हम इस पूरे को नाम दें, अगर हम क्या करें भैया, इस पूरे को नाम दें, तो इस पूरे का नाम है स्त्री केसर। क्या है, स्त्री केसर। पुष्प के अंदर इस तरीके की जो संरचना होती है उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं भैया, स्त्री केसर कहते हैं। इस वाले पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे। और इस स्त्री केसर के अन्य भी नाम वो समझ लीजिए। इस स्त्री केसर के और भी नाम है कई। इस स्त्री केसर का नाम है जो है जायांग भी कहते हैं। इस स्त्री केसर को हम जायांग भी कहते हैं। ठीक है ना। और भाई ये पुष्प तुम्हारा द्विलिंगी एक ऐसा है, जो हम पुष्प बना रहे हैं, ये पुष्प तुम्हारा द्विलिंगी है। इसमें नर और मादा दोनों होंगे। तो ये स्त्री केसर मादा जननांग है, और आगे आएगा तुम्हारा क्या होगा, नर जननांग होगा। तो पुष्प का मादा जननांग क्या होता है, स्त्री केसर, जो इस टाइप का होता है। और इसी को क्या कहते हैं मैम, इसी का दूसरा नाम है जायांग। क्या है, जायांग है। या इसको अगर मादा जायांग भी कहें, मादा जननांग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मादा जननांग अगर कह रहे हैं तब भी क्या है, सेम है। अगर इसको मादा जननांग भी कहते हैं तब भी क्या है, सेम ही है। बताइए बात क्लियर हो रही कि नहीं, बात क्लियर हो रही है सभी को, बात क्लियर है, बताइए बताइए। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, बात क्लियर है ना, चलिए अच्छी बात है।
फिर क्या करते समझेंगे, ध्यान समझेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर इसको हम पार्ट में बांटे, डिवाइड करें, तो इसके अलग अलग पार्टों के अलग अलग नाम हैं। वैसे इस पूरे को हम कहते हैं स्त्री केसर या जायांग या मादा जननांग, इसको हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो ऊपर तुम्हारा ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र। ये जो ऊपर निकला हुआ है इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है भैया, इसका नाम होता है वर्तिकाग्र। और जो ये बीच वाला होता है, ये जहां से लगा करके यहां तक जो होता है, ये तुम्हारा है वर्तिका। क्या है, वर्तिका है। ध्यान से समझेंगे ये क्या होते हैं, सब बताया जाएगा। हमने बताया ये वाला जो पार्ट है वो वर्तिकाग्र है। ये इतना जो है क्या कहेंगे इसको हम कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। और जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये जो पुष्प का फूला हुआ भाग होता है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं अंडाशय। क्या कहेंगे, इस फूले हुए भाग को हम कहते हैं अंडाशय। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, बात क्लियर है कि नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्त्री केसर यानी कि मादा जननांग के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इस पूरे को देखा जाए तो पूरे को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर या जायांग या मादा जननांग। अगर इसको हम भागों में डिवाइड करें, भागों में बांटे, तो ऊपर वाला जो भाग इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो डंडी नुमा संरचना इसको वर्तिका कहते हैं। और जो फूला हुआ भाग होता है क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होता है, ध्यान समझेंगे, इस अंडाशय के अंदर इस टाइप से कोष्ठ पाए जाते हैं। इस अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं। इसको हम कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कोष्ठ। इस अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं। और इस कोष्ठ के अंदर कुछ इस तरीके की संरचनाएं भी होती हैं। इस अंडाशय के अंदर कुछ इस तरीके से संरचनाएं भी होती हैं। और इन संरचना का नाम है बीजांड। क्या है, इस संरचना का नाम है बीजांड। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना। अगर क्लियर हो रहा है तो हाँ मत करें, बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्या बताया हमने, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ध्यान समझेंगे। स्त्री केसर पढ़ रहे हैं भाई। हमने बताया पुष्प कैसा है, द्विलिंगी है, यानी कि नर जननांग भी होगा मादा जननांग भी होगा। दो जनन अंग हो गए ना, नर जनन अंग भी होगा मादा जनन अंग भी होगा। तो पहले हम पढ़ रहे हैं मादा जनन अंग के बारे में, स्त्री केसर के बारे में या जायांग के बारे में। तो ये पूरी जो संरचना होती है पुष्प के अंदर देखा होगा, पूरी संरचना होती है, इस पूरी संरचना को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। और अगर इस स्त्री केसर को हम भागों में डिवाइड करें, भागों में बांटे, तो ऊपर वाला वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये फूला हुआ क्या होता है, अंडाशय होता है। और इस अंडाशय के अंदर क्या होती है, कोष्ठ होते हैं। और इस कोष्ठ के अंदर कुछ इस तरीके संरचनाएं पाई, जिनको क्या कहते हैं, हमें बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं, सभी लोगों को इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बताइए बताइए, क्लियर है ना। उसके आगे चला जाए, चलिए चलते हैं। फिर देखा होगा आपने पुष्प में कुछ इस तरीके की संरचनाएं दी हुआ करती हैं। पुष्प में क्या होते हैं, कुछ इस तरीके की संरचनाएं भी क्या होती है, दी होती हैं। पुष्प में कुछ इस तरीके की संरचनाएं दी होती हैं। कभी ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। एक इधर से भी होता, ज्यादा होता, मतलब बता रहे तुमको, इधर बनाते हैं। ये देखिए ऐसे, यहाँ थोड़ा चित्र गंदा हो, समझ जाएगा भैया, है ना। इस तरीके से क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके का संरचना पाई जाती है, आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके की क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती हैं। और इस संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं, यहां आप लिख रहे हैं, देखो, इस संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, या इसको हम कहते हैं पुमंग, इसको कहते हैं पुमंग, या फिर इसको हम कहते हैं नर जननांग। नर जननांग, ये पुष्प का नर जनन अंग है। इसको नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे, इस पूरे को हम नाम देंगे, अगर देखा जाए तो यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा इसका नाम है पुंकेसर। क्या है,
पुंकेसर है। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो बताइए हाँ क्लियर है, ठीक है ना। हमने बताया ये पुष्प की क्या है, नरजरनांग है, जिसको पुंकेसर कहते हैं, पुमंग कहते हैं, नरजरनांग भी कहते हैं। अब इसको भी अगर हम पार्ट में डिवाइड करें तो देखो इसमें जो ये संरचना जो होती है ऊपर, इसको हम कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? इस संरचना को कहा जाता है परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। इसको क्या कहेंगे? परागकोश। और ये डंडी नुमा संरचना होती है, ये जो डंडी नुमा संरचना होती है इसको हम कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? इस डंडी नुमा संरचना को जो है तंतु कहा जाता है। कहाँ पे लिखे? देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान देंगे, अपने नामकरण सही से करना सभी लोग। यहाँ पे हम लिखे दे रहे, इस डंडी का क्या नाम है? तंतु। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं सभी को? इतनी बात क्लियर है? आगे चला जाए, आगे चला जाए भैया कि नहीं? बताइए बताइए। अब देखिए समझेंगे, थोड़ा चित्र जो है समझ जाइएगा भैया, थोड़ा गंदा हो गया लगता है ना, फिर एक बार समझेंगे थोड़ा जल्दी में, ठीक है ना। ये होता है पुष्पोरंग, जो फूल के नीचे का हिस्सा होता है, इससे फूल क्या होता है? जुड़ा होता है। ये पुष्पासन, जो फूल क्या होता है? बैठा होता है। फिर आगे चल के क्या होते हैं? बायदल होते हैं, जो आप कह सकते हैं हरे कलर के होते हैं, जो क्या करता है? फूल की कलिका अवस्था में रक्षा करता है। एक हुआ तो बायदल, ज्यादा हुए तो क्या हो जाएगा? बायदल पुंज। यही आगे चल के क्या होते हैं? रंगीन पत्तियां बनाते हैं, जिनको कहते हैं दल। एक हुआ तो दल, ज्यादा हुए तो दलपुंज, है ना। फिर क्या किया था हमने? पुष्प के अंदर, समझिएगा ध्यान से, हमने ये संरचना बनाई थी। ये मतलब पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प में नर जननांग भी होगा और मादा जननांग भी होगा। तो पहले हमने पढ़ा मादा जननांग के बारे में। मादा जननांग को हम कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो अगर पूरी संरचना को देखा जाए तो ये स्त्री केसर क्या है भैया? स्त्री केसर है। और अगर इसको पार्ट में डिवाइड करें तो ये वर्तिकाग्र हो गया, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठ के अंदर कुछ इस तरह की संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। पता, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हमने किसके बारे में पता लगाया? इसके बाद हमने जो है पुंकेसर के बारे में, जो इस तरीके की संरचनाएं होती हैं, ये देखिए जो है इनको हम कहते हैं पुंकेसर। पूरी संरचना को हम कहेंगे पुंकेसर। पूरी संरचना को हम कहेंगे पुंकेसर, लेकिन ऊपरी वाला हिस्सा जो है परागकोश है। और ये डंडी नुमा संरचना क्या कही जाती है? तंतु कही जाती है। क्या कही जाती है? तंतु। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? बताइए पुष्प की संरचना समझे कि नहीं? पुष्प की संरचना समझे ना? अब जो है हम यहाँ पे थोड़ा जो है इंपॉर्टेंट जो है बात लिखनी जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट जो है बात हम करने जा रहे हैं, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ध्यान समझो। पुष्प के तुमसे पूछेगा, बताओ आवश्यक अंग, आवश्यक अंग कौन कौन से हैं और सहायक अंग कौन कौन से हैं? आवश्यक अंग कौन से हैं और सहायक अंग कौन से हैं, ये आपसे पूछेगा। तो आपको बताना है कि आवश्यक जो अंग होते हैं, जो आवश्यक अंग होते हैं वो पुमंग, क्या पुमंग, तथा आप कह सकते हैं स्त्री केसर। पुमंग और स्त्री केसर जो है पुष्प के क्या है? आवश्यक अंग है। अगर ये नहीं हुए पुष्प में जनन ही नहीं होगा। तो जनन करने के लिए ये तो आवश्यक अंग है पुमंग और स्त्री केसर, नर जरनांग और मादा जरनांग, पुमंग या जायांग भी कह सकते हैं। ये क्या है? ये पुष्प के आवश्यक अंग हैं। अगर ये नहीं होंगे तो पुष्प में जनन ही नहीं होगा। पुष्प को जनन करने के लिए स्त्री केसर और पुमंग की आवश्यकता पड़ती है, तभी जनन होगा, जनन नहीं होगा। अगर हम बात करें सहायक अंग की, अगर हम बात करें सहायक अंग की, तो सहायक अंग में आती हैं दल आते हैं और बाह्य दल आते हैं। दल आते हैं और बाह्य दल आते हैं। ऐसा नहीं है कि दल और बाह्य दल नहीं हुए तो जो है जनन नहीं होगा, जनन होगा।
जनन होगा, अगर ये नहीं हुए तो जनन होगा, लेकिन ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं जनन करने में। तो ये सहायक अंग हो गए और ये आवश्यक अंग हो गए। ये आवश्यक अंग पुमंग और स्त्री केसर, ये सहायक अंग दल और बाह्य दल। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो कहिए हाँ क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए फिर जो है ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार अपने मन से क्या करना, इसको बनाने का प्रयास करना और अपने नोट्स बनाते जाइएगा भैया, है ना? अपने नोट्स बनाते जाइएगा और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे फिर हम आपको जो है और बताते हैं। चलिए नोट करिए इसको भैया, इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना? नोट कर लिया भैया? चलिए इसके आगे और देखते फिर हैं। देखिए समझते अच्छे से हैं। बनाते समय लगा, साथ समय नहीं लग रहा है ना भैया? वही कहते हैं बनाते समय लगता है, बिगाड़ते समय नहीं लगता। है बात क्लियर कि नहीं? अब देखिए इस चैप्टर में ध्यान से थोड़ा समझेंगे। इस चैप्टर में हमको दो घटनाओं के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको दो घटनाओं के बारे में पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं, एक हमको पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं और दूसरी घटना हमको पढ़नी है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं कि निषेचन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कैसे निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, उस पर क्या करेंगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बस यही दो क्या है तुम्हारे पूरे चैप्टर में, इन दो घटनाओं के बारे में पढ़ना है कि जब पुष्प निषेचन करते हैं, पुष्प में निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके पहले की घटनाएं क्या होती हैं और बाद की घटनाएं क्या होती हैं, उसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। क्या करना है? अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आप लिख लीजिएगा निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाओं में कि निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या क्या घटनाएं होंगी, ध्यान समझेंगे। पहले यहीं पर हम शॉर्ट में बताएंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी, फिर क्या करेंगे हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे। शॉर्ट में पढ़ाने का हमारा मेन रीजन ये आप समझ जाए कैसे क्या चीजें चलेंगी, है ना? कैसे क्या चीजें चलेंगी, अगर हम यही समझ गए तो हमारा काम हो जाएगा। समझिए निषेचन पूर्व घटनाओं में देखिए, निषेचन करने के लिए जो हमारे पास जनन अंग उपस्थित हैं वो दो हैं, एक नर जननांग, एक नर जननांग, दूसरा क्या है, मादा जननांग। निषेचन करने के लिए, जनन करने के लिए हमारे पास दो जनन अंग उपस्थित हैं, एक नर जननांग, एक मादा जननांग, है ना? या आप कह सकते हैं, देखिए ध्यान समझे, नर जननांग या मादा जननांग, या नर युग्मक या मादा युग्मक। नर युग्मक हमको क्या करना, नर युग्मक यानी कि हमारे पास जननांग है, जनन अंग है, नर जननांग और मादा जननांग, इनके सारे क्या करना है, हमको नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने, क्या करने हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाने हैं, नर युग्मक बनाने हैं और मादा युग्मक बनाने हैं। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या होगा, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा। समझेंगे कैसे बनेंगे, क्या होते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे हम। हमने बताया निषेचन पूर्व घटनाओं में हम नर युग्मक बनाएंगे और मादा युग्मक बनाएंगे। चलिए बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। आप लोग साथ में लिखते चलिए क्योंकि जो है स्पेस यहाँ पे कम है, हमको बार बार साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना? आप साथ में लिखते चलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करना है, हमको बनाना है, ठीक है ना? क्या करना है, नर युग्मक बनाना है। अच्छा, नर युग्मक बनाना है, क्या बनाना है, हमको बनाना है नर युग्मक और मादा युग्मक। बताइए नर युग जो हमारे पास नर जननांग कौन सा है भाई, नर युग्मक बनेगा तो नर जो है जननांग से, तो नर जननांग हमारे पास कौन है, हमारे पास नर जननांग है, यहाँ पे आप कह सकते हैं पुंकेसर, क्या कह सकते हैं, पुंकेसर क्या है, हमारा नर जननांग है। पुंकेसर से ही क्या बनेंगे, नर युग्मक बनेंगे।
पुंकेसर से ही नर युग्मक बनेंगे। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? क्योंकि यही तो नर जनन अंग है, पुंकेसर ही नर जनन अंग है, इसी से क्या होगा? नर युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? नर युग्मक बनेगा। अगर हम पुंकेसर के और अंदर जाते, हमने आपको बताया था पराग कोष के बारे में। किसके बारे में? पराग कोष के बारे में बताया हमने ना। पुंकेसर से क्या होगा? पराग कोष बनेंगे। पराग कोष के और अंदर जाएंगे तो पराग कोष के अंदर होती है लघु बीजाणुधानी। क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर ध्यान से समझेंगे, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर जो है, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम होता है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन ये जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लघु बीजाणुधानी में होती है। देखिए हम नर युग्मक का निर्माण कर रहे हैं, हम नर युग्मक बना रहे हैं, लेकिन शार्ट में बना रहे हैं, फिर डिटेल से तुम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुंकेसर से परागकोश, परागकोश में होती है लघु बीजाणुधानी, और इस लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु जनन होता है। और इससे आगे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? ध्यान से समझेंगे, सब बताएंगे कैसे होता है। इससे आगे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है। इसके आगे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा, और अर्धसूत्री विभाजन करने से क्या होगा? लघु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? लघु बीजाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लघु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? लघु बीजाणु बनेगा। और लघु बीजाणु से क्या होगा? लघु बीजाणु के आगे आपके बनेंगे परागकण। क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे। और ये जो परागकण होता है ये नर युग्मकोद्भिद होता है। क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद। समझेंगे ध्यान से, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद है। क्या है? नर युग्मकोद्भिद है। और फिर क्या होता है? इससे आगे चल करके क्या होता है? तुम्हारा नर युग्मक बन जाता है। क्या बन जाता है? नर युग्मक। तो हमको निषेचन पूर्व घटनाओं में इतनी चीजों के बारे में क्या करना है? पढ़ना है। नर युग्मक जो है वो इतनी प्रक्रियाओं के बाद पूर्ण होता है या बनता है, कह सकते हैं आप है। नर युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि परागकण का बनना। परागकण बना जो कैसा बना? नर, क्योंकि बना है पुंकेसर से, नर जननांग से बना है। नर जननांग से बना, इसलिए क्या है? ये नर युग्मकोद्भिद है। चाहे आपसे कहे नर युग्मकोद्भिद बारे में बताइए या आपसे कहे परागकण के बारे में बताइए, तो बात एक ही है, बात एक ही है। चाहे आपसे परागकण के बारे में पूछे, चाहे आपसे पूछे नर युग्मकोद्भिद के बारे में पूछे, बात एक ही है। बताइए, हमने बताया निषेचन पूर्व घटनाओं में हमको नर युग्मक बनाना है और मादा युग्मक बनाना है। नर युग्मक कैसे बनेगा? जब उसमें क्या करेंगे? नर जनन अंग लेंगे। नर जनन अंग से क्या होगा? नर जननांग बनेगा, फिर नर युग्मक बनेगा। और हमने नर जननांग क्या लिया है? पुंकेसर। पुंकेसर तो है पुष्प का नर जननांग, तो पुंकेसर से क्या बनेगा? परागकोश। परागकोश से क्या बनेगा? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी से क्या होगा? इसके अंदर एक प्रक्रिया होगी लघु बीजाणु जनन। क्या होगी? लघु बीजाणु जनन होगी। इसमें असूत्री विभाजन होगा, लघु बीजाणु बनेंगे, लघु बीजाणु से परागकण बनेंगे जो नर युग्मकोद्भिद होता है। इससे आगे चल के क्या बनेंगे? नर युग्मक बनेंगे। बताइए बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? बताइए, बात क्लियर है? चलिए इसके आगे फिर हम चलते हैं। अब जो है मादा युग्मक बनाएंगे कि मादा युग्मक कैसे बनता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। ले लेना स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब हम बनाएंगे मादा युग्म। देखिए सबके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस में यही है, लेकिन हम शार्ट में बता रहे कैसे क्या प्रक्रियाएं होंगी। इसके बाद जो है मादा युग्मक बनाएंगे, मादा युग्मक बनाएंगे। बताइए मादा युग्मक या मादा जननांग है ना, क्या है वो? स्त्री केसर। क्योंकि स्त्री केसर से ही क्या होगा? स्त्री केसर ही पुष्प का मादा जननांग है, और इसी से क्या होगा? आपका मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। तो स्त्री केसर के अंदर आप देखा होगा आगे चल के अंडाशय होता है। क्या होता है? स्त्री केसर से अंडाशय, स्त्री केसर से अंडाशय।
अंडाशय से बनेगा बीजांड। क्या अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड, है ना। अंडाशय के अंदर बीजांड थे। क्या थे भैया? बीजांड थे। और इसमें क्या होता? आगे गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी क्या होती है? गुरु बीजाणुधानी होती है। क्या होती है? गुरु बीजाणुधानी होती है। और इससे आगे क्या होगा? इससे आपका एक प्रोसेस होगा। इस गुरु बीजाणुधानी में प्रोसेस होगा गुरु बीजाणु जनन। क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन होगा, जो एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है। जैसे लघु बीजाणु जनन में क्या हो रहा था? लघु बीजाणुधानी में क्या हो रहा था? लघु बीजाणु जनन हो रहा था। वैसे गुरु बीजाणुधानी में क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन होगा। क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन होगा। इससे आगे क्या होगा? आपका वही अर्धसूत्री विभाजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? अर्धसूत्री विभाजन कराया जाएगा। और अर्धसूत्री विभाजन कराने से क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। उसमें बनता था आपका, क्या बनता था? बता सकते कोई? उसमें आपका लघु बीजाणु बनता था। इसमें क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेगा। और इस गुरु बीजाणु से आगे चल के क्या बनेगा? इस गुरु बीजाणु से आगे चल करके बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा? इसके आगे क्या बनेगा? इसके आगे चलेंगे तो बनेगा आपका भ्रूण कोश बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा, जो मादा युग्मकोद्भिद है। कैसा है? मादा युग्मकोद्भिद है। कैसा है? मादा युग्मकोद्भिद है, क्योंकि मादा युग्मक से बनना है। ये सॉरी कह सकते हो, जो मादा जननांग से बनना है, तो मादा युग्मकोद्भिद क्या है? मादा युग्मकोद्भिद है। इसके आगे आप चलेंगे तो अंड बनेंगे। क्या बनेंगे? अंड। इसके आगे आप जाएंगे तो बनेगा मादा युग्मक। क्या बनेगा? मादा युग्मक। तो इतने प्रोसेस से बनेगा तुम्हारा मादा युग्मक। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। बताइए बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हमको निषेचन पूर्व घटनाओं में नर युग्मक और मादा युग्मक बनाना था। हमने नर युग्मक कैसे बनाएंगे पहले बता दिया। अब मादा युग्मक पहले स्त्री केसर, क्योंकि यही मादा जननांग है पुष्प का। स्त्री केसर लेंगे तो अंडाशय है, अंडाशय में बीजांड है, इसमें गुरु बीजाणुधानी है। गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन होता है, जो प्रक्रिया होती है। इससे आगे चल के अर्धसूत्री विभाजन होगा, गुरु बीजाणु बनेगा। इससे क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा, जो मादा युग्मकोद्भिद होगा। इससे आगे चल के अंड बनेगी, फिर आगे चल के क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा? मादा युग्मक बनेगा। बताइए बात जो है वो क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? बताइए, इतना जो हमने पढ़ाया पूरा क्लियर है? क्लियर है ना? तो आज क्या करते हैं, हम अपने जो है लेक्चर को समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। फिर आगे क्या करेंगे? हम नर युग्मक बनाने की प्रक्रिया क्या करेंगे? शुरू करेंगे। बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? लेक्चर समाप्त किया जाए तो ठीक है। हम ये क्या करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे लेक्चर में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।